हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ग्रुप डी का जो पेपर आपका 27/11/2025 को हुआ है, उसके दूसरे शिफ्ट के मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चन को। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पे आपको एक ऐसा अप्रोच बताया जाएगा, यानी जब हम लोग PYQ सेट लगा रहे होंगे, सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जो है एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लेना है, किस तरीके के क्वेश्चंस को जो है हमें छोड़ देना है, किस तरीके के क्वेश्चंस को बनाना है। छोड़ देना है कहने का मतलब है कि जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे, जब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे, तो जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होगा उसको शुरू में छोड़ देना है, बाद में फिर उसको हम लोग अटेम्प्ट लेंगे। यह कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो यह सब चीज़ें जो है वो आपको पता चलता है, इन चीज़ों की बारीकियां जो है वो पता चलता है जब आप PYQ लगाते हैं, जब आप सेट प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सीखते हैं इन चीज़ों को। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। अब अगर गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यह जो क्वेश्चन है वो आपका मैथमेटिक्स का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, a² - b², इसके ऊपर आधारित है ना। चलिए एक बार हम आपको बता देते हैं, लेकिन आगे से जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो देख के ऐसे सवालों का आप आंसर करिएगा। हमें एक चीज अच्छे से पता है कि a² - b² बराबर क्या होता है। कोई भी बता सकता है क्या होता है। आप बोलोगे सर इसके लिए हम लिखते हैं एक बार a+b, और इंटू एक बार क्या लिखते हैं, a-b लिखते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू तो यही होता है ना, a+b इंटू a-b। अब हमारा सवाल यह है कि अगर हम इसमें, ठीक है, किसमें, जो कि आप यहाँ पे वैल्यू लिखिए a² - b², इसमें अगर हम भाग कर दे, किससे भाग कर दे सर, a² - b² में अगर हम a+b से भाग कर देंगे तो क्या बचेगा। तो आप बोलोगे सर a² - b² का यही तो वैल्यू है, यानी इसमें आप भाग करें a+b से तो a+b कट जाएगा, क्या बचेगा, a-b बच जाएगा। समझ पा रहे हैं? और अगर a² - b² में हम भाग कर दे a-b से तो क्या बचेगा, ऊपर में देखिए यह वैल्यू दरअसल क्या है, a+b इंटू a-b है, तो a-b से भाग कर दीजिएगा तो यह वाला पार्ट कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, a+b बचेगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा बात आपको यहाँ पे बताया गया है, जो आपको पहले से भी पता होगा ही। हमने आपसे क्या कहा कि a² - b² बराबर होता है a+b इंटू a-b। तो अगर आप इसमें a+b से भाग करिएगा तो a-b बचेगा, a-b से भाग करिएगा तो a+b बचेगा, और इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है। अब आप बोलोगे कि इस क्वेश्चन में इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप इस पूरे डाटा को गौर से देखिए। ऊपर में जो है यहाँ पे एक नंबर 32,672 दिख रहा है और दूसरा 21,864, दो ही तरह का डाटा है। तो इसमें से एक जो है, मतलब इसको हम मान लेंगे ए, इसको क्या मान लेंगे, यह हमारा हो गया ए, और दूसरा जो डाटा आपको दिख रहा है यही वाला ना, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे बी। तो अब जरा यहाँ पे देखो कि क्या है क्वेश्चन का पैटर्न। ए इसको माने हैं तो ए गुना ए क्या हो गया, a², माइनस यह बी है तो बी गुना बी सेम चीज है ना, b²। ऊपर में हो गया a² - b²। ठीक है, ऊपर में क्या हो गया, a² - b²। नीचे जो वैल्यू है वह या तो a+b का होगा या a-b का होगा। a+b कहने का मतलब इसमें इसको जोड़ करके नीचे लिखा गया होगा, या फिर इसमें से इसको घटा करके नीचे लिखा गया होगा। तो आपको जोड़ने और घटाने का जरूरत नहीं है, अंदाजे से पता लगाइए कि जोड़ा गया है कि घटाया गया है। आप अगर 32,000 में 21,000 जोड़िएगा तो 50,000 से बड़ा वैल्यू आएगा, तो 50,000 से बड़ा वैल्यू है नीचे, नहीं है। 32,000 में से 21,000 घटाइएगा तो लगभग 10,000 के आसपास आ जाएगा, यानी a-b है नीचे। क्या है नीचे, a-b। ध्यान रखिएगा कैसे क्वेश्चंस को हम लोगों को पकड़ना है। तो नीचे a-b है, यानी a² - b² में a-b से भाग करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, आप बोलोगे सर a+b बचेगा, तो a+b कर लो। a+b करने का मतलब यह a का मान है, यह b का मान है, दोनों को जोड़ लीजिए। तो आइए जोड़ते हैं, सिर्फ हम इसको और इसको जोड़ेंगे। तो जोड़िए, इकाई अंक पहले जोड़िए, 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, और हम देखते चलेंगे कि किस किस का इकाई अंक 6 है, तो सबका इकाई अंक 6 है। आगे दाहिने अंक को जोड़िए, 7 में 6 जोड़ेंगे, 7 6 13, 3 हासिल हमारे पास क्या है, हासिल हमारे पास 1 है। आगे देखिए, अब सैकड़ा वाले को जोड़ेंगे तो 6 6, और यहाँ पे हमारे पास 8 14, और एक हासिल है 14 और एक 15, 15 के लिए क्या लिखेंगे, 5 5 3 6। देखिए यहाँ पे 6 3 6 है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 8 3 6 है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5 3 6 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 3 6, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। पूरा जोड़ने का भी आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसलिए इतना वक्त लग रहा है, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको देखिएगा और बता पाइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आगे से जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, सीधे आपको इसका अप्रोच ऐसे अपनाना है, देख लेना है, आंसर आपको कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 में।
यहाँ देखिए बोला क्या है, इस क्वेश्चन में बोला यह गया है कि दो ट्रकों की चाल में 7:4 का अनुपात है। ठीक है, दो ट्रक के स्पीड का रेशियो दिया है 7:4 का। दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, अच्छे से समझ लेते हैं। दो ट्रक के स्पीड का रेशियो क्या है, 7:4 का रेशियो है। ठीक है, 7 क्या है, 7:4 का रेशियो है। या किसका रेशियो है, दोनों ट्रक के स्पीड का, यानी कि उसके चाल का अनुपात। तो आपको पता है कि रेशियो जो होता है वो आपका सिंप्लीफाइड वैल्यू होता है। ठीक है, अनुपात को हम कैसे लिखते हैं, जैसे 7:4 का मतलब 7/4 यह होता है। तो यह तो सिंप्लीफाइड वैल्यू है, ऊपर नीचे जो भी रहा होगा कट कटा के 7/4 आया है ना। तो पहले यह कितना गुना था हमें नहीं पता है, तो हम दोनों में x लगा लेते हैं, यानी यह 7x गुना था या 4x गुना था, x टाइम कटने के बाद यह 7:4 के फॉर्म में आया होगा। ठीक है, यानी एक का स्पीड 7x, दूसरा का स्पीड क्या हो जाएगा 4x। दो ट्रकों के चाल का अनुपात 7:4 दिया है, यहाँ पे हम दोनों में x लगा दिए, यानी 7x 4x। तेज गति वाली ट्रक का चाल 7x, देख के कह सकते हैं यह बड़ा वैल्यू है, यह क्या है, छोटा वैल्यू है। अब बोला है इस क्वेश्चन में आगे, बोला 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटा कम है। यानी दोनों ट्रक के द्वारा जो समय लिया गया है ना, उसका अंतर दे रखा है 7 घंटे का। दोनों ट्रक के द्वारा इस दूरी को तय करने में जो समय लिया गया है उसमें अंतर कितना का, 7 घंटा का। तो आप बताइए कि अधिक समय किस में लगा होगा, जहां चाल कम होगा। यहाँ चाल कम है, समय अधिक लगेगा, यहाँ चाल ज्यादा है, समय कम लगेगा। तो जब भी हम लोग अंतर निकालते हैं तो बड़का में से क्या करते हैं, छोटका घटाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कितनी दूरी तय किया है, 196। तो 196 किलोमीटर की दूरी जो है इस चाल से अगर तय करेगा तो दूरी बट्टा चाल यही समय लगेगा। और फिर से अगर 196 किलोमीटर की दूरी हम तय करवाए इस वाले चाल से, तो दूरी बट्टा चाल यह समय लगेगा। अब दोनों चाल से इस दूरी को तय करने में जो समय लगा है उसमें क्या निकालना है, अंतर। वहीं तो निकाले हैं, दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, और दोनों चाल से इस दूरी को तय करने में जो समय लगा है उसको यहाँ पे हम निकाल लिए। और यह समय कितना है, समय दिया है कि 7 घंटा कम लगा है। 7 घंटा कम बोले, 7 घंटा ज्यादा बोले, इन सब का मतलब होता है अंतर। ठीक है, कम और ज्यादा दोनों का मतलब क्या होता है, अंतर। अब देखिएगा, अब इसका कैलकुलेशन हम कैसे करें। तो देखिए, एक तो तरीका यह है कि हम 196 इस तरीके से कॉमन निकाल ले। तो जब आप 196 कॉमन निकालिएगा, मतलब यहां से भी निकाल रहे हैं, यहां से भी निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ जो वैल्यू आएगा उससे 7 में भाग जाएगा, तो हम डायरेक्ट भाग कर लेते हैं। डायरेक्ट भाग कैसे करते हैं समझिए। 7 से देखिए, आंसर आपका पूर्णांक में, मतलब वैल्यू आपस में कट जरूर रहा होगा, तो 7 से हम काटते हैं। 7 से अगर हम इसको काटेंगे कितना टाइम्स में कटेगा, 1 टाइम्स में। अब 7 से ही हम सबको काटेंगे, तो 7 से जब हम इसको काटेंगे, 7 दूना 14, और यहाँ पे आपका बचेगा 7 अठे 56, 28। यह भी सेम है, तो यह भी क्या हो जाएगा, 28। एक चीज और गौर करिए, ऊपर नीचे कट रहा होगा तो इसको भी तो काटेंगे। तो 4 से इसको काटेंगे कितने बार में, 7 बार में, और 7 से इसको काटेंगे कितने बार में, 4 बार में। इसके भी नीचे में x है, इसके भी नीचे में x है, तो ऊपर वाला घटा लीजिए। 7 में से 4 घटाएंगे, ऊपर में 3 आएगा, नीचे में देखिए दोनों जगह x था तो x ही आएगा, बराबर। इधर 1 है तो 1। x का वैल्यू यहाँ से बता दीजिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 होगा, x का मान 3 आ गया। बताना क्या है इस क्वेश्चन में, x का वैल्यू 3 आया। बताना है इस क्वेश्चन में धीमी चाल वाले ट्रक की चाल। तो देखिए, धीमी चाल वाला ट्रक कौन है, देखिए इसका चाल तो आपका 7x है और इसका चाल 4x है, तो यही धीमी चाल वाला होगा। तो इसी का हमें क्या बताना है, इसी का चाल बताना है। तो x का वैल्यू 3 है, तो 4x का वैल्यू 4 दिया, कितना हो जाएगा, 12। यानी आपके क्वेश्चन का आंसर यही कितना होगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प डी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सही आंसर बनेगा। तो एक तो अप्रोच आपका यह वाला हो गया। दो ट्रकों के चाल का अनुपात दिया था और दोनों के द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर दे रखा था। चलिए, दूसरा तरीका आपको यहाँ पे हम बताते हैं। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, दिया है दो ट्रकों के चाल का अनुपात। चाल मतलब कि स्पीड का रेशियो। क्या है स्पीड का रेशियो, आप बोलोगे सर 7:4 का है। जब स्पीड का रेशियो देता है ना, इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं तो यही इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होता है। तो टाइम का अनुपात 7:4 है, तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 7। बस रेशियो को उल्टा करिए।
जहाँ स्पीड ज़्यादा होगा समय कम लगेगा, जहाँ स्पीड कम होगा समय ज़्यादा लग जाएगा। देख लीजिए, स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम। टाइम का उल्टा स्पीड। और सर्टेन डिस्टेंस, अगर बात निश्चित दूरी की हो तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। रेशियो की बात कर रहे हैं। आगे चलिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला एक दूसरे से 7 घंटा कम समय लेता है। यहाँ देखिए समय कितना लग रहा है, पहले ट्रक को 4 घंटा, दूसरे को 7 घंटा। अनुपात में बताइए कितना घंटा कम समय ले रहा है? अनुपात में यहाँ पे देख रहे हैं तो 3 घंटा कम समय ले रहा है ना। यह 4 घंटा ले रहा है, यह 7 घंटा, अनुपात 3 घंटा। जबकि वास्तव में कितना घंटा? 7 घंटा। तो अनुपात 3 का मान 7 हो गया। यहाँ से अनुपात 1 का मान बता सकते हैं 7/3। तो अनुपात 1 का मान 7/3, तो अनुपात 7 का मान क्या होगा? 1 का मान जो होता है उससे गुना। तो 1 का मान 7/3, तो 7 का मान 7×7 = 49/3। यानी जो धीमी गति वाली ट्रेन है, यही ना है धीमी गति वाला, स्पीड तो यही है, उसको समय कितना लग जाएगा? 49/3 घंटा। कितना समय लग जाएगा? 49/3 घंटा। तो बोला है धीमी गति वाली ट्रेन ट्रक का चाल बताइए। तो आप बताइए कि इसको इतना समय लग रहा है, दूरी कितना तय करना है? 196। तो 196 किलोमीटर की दूरी तय करना है कितने समय में? 49/3। नीचे वाला 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसमें हम 49/3, तो बट्टा में 3 आएगा, ऊपर चला जाएगा। 49 से इसको काटिए, कितना बार में कटेगा? यह 4 बार में। तो 4 तिया 12 किलोमीटर पर आवर, यह आपका स्पीड हो जाएगा। किसका? धीमी गति वाली ट्रक का। तो एक प्रोसेस यह भी है, एक अप्रोच यह भी है। इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि 7:4 के अनुपात में दोनों ट्रक का स्पीड है। तो जो तेज गति वाला होगा आपका, उसका स्पीड हमेशा 7 के मल्टीपल में होगा, और धीमी गति वाला का जो स्पीड होगा वह 4 के मल्टीपल में होगा। तो 4 के मल्टीपल में 2 वैल्यू है, इसी दोनों में से कोई आपका आंसर हो सकता था। अगर ऐसा एक ही ऑप्शन मिलता जो 4 से कटने वाला होता तो डायरेक्ट हम लोग अपना आंसर यहाँ पे चुन लेते। आगे देखिए, सवाल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, हर सेट में इस तरह का क्वेश्चन जो है एक एक पूछा गया था जब 2025 और 26 में ग्रुप डी का आपका पेपर हुआ था। सवाल क्या है समझिएगा। बोला है एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी के कीमत से 10% कम है। वॉशिंग मशीन का कीमत क्या है? टीवी के कीमत से 10% कम है। ध्यान से समझिएगा, वॉशिंग मशीन का कीमत टीवी के कीमत से 10% कम है। यानी टीवी का कीमत हम मान लेते हैं 100, तो वॉशिंग मशीन का कीमत कितना हो जाएगा? 90। यही होगा ना? क्या बोला है? टीवी के कीमत से 10% कम। सवाल बिल्कुल ऐसा ही पूछता है, सिर्फ डाटा आपका बदलेगा। तो टीवी का कीमत 100 माने तो वॉशिंग मशीन का कीमत कितना हो जाएगा? 90। अच्छा एक बात बताइए कि जब दोनों इसको रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ भी 0 है, तो यहाँ से एक 0 काट ले। आप बोलोगे काट सकते हैं। अभी भी क्या है? वॉशिंग मशीन का कीमत टीवी की कीमत से 10% कम है। 10 से 9, 100 से 90, यानी कि 10 से 9। आगे अब सवाल में यह बोला, इसके बाद यहां से देखिएगा अब क्या बोला है। बोला है वॉशिंग मशीन की कीमत में 65% की वृद्धि और टीवी के कीमत में 34% की कमी हो जाए तो फिर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी के कीमत में क्या परिवर्तन आएगा। हमें परिवर्तन बताना है कितने वस्तु की कीमत में? 5 वॉशिंग मशीन। तो हम इकट्ठा यहाँ पे 5 वॉशिंग मशीन का कीमत निकाल लेंगे। अब बताइए एक वॉशिंग मशीन का कीमत कितना? 9। तो 5 का कीमत कितना हो जाएगा? गुना 5। एक टीवी का कीमत कितना है? 10। तो कितना टीवी का बताना है हमें? 3। गुना करेंगे कितना से? 3 से। यह हो गया 3 टीवी का कीमत, यह हो गया 5 वॉशिंग मशीन का कीमत। अगर हम इसका अनुपात निकाल दें तो निकल जाएगा आपका, यहाँ पे क्या निकल जाएगा? यहाँ निकलेगा 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी के कीमत का रेशियो। रेशियो में वैल्यू अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लीजिए। अब बताइए यह क्या है? 45 और यह क्या है आपका? यह है 30। कटेगा कितना से? 15 से। तो 15 तिया 45 हो जाएगा और 15 दूना 30 हो जाएगा। रेशियो में वैल्यू अगर कटता है तो उसको हम लोग काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेशियो में वैल्यू अगर कटता है तो हम क्या करते हैं? इसको काट देते हैं, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब इस चीज को ना हम इक्वेशन बना करके भी सोल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट तरीका भी है। डायरेक्ट तरीका क्या है? बोला है वॉशिंग मशीन की कीमत में 65% की वृद्धि। तो वॉशिंग मशीन का कीमत यहाँ पे क्या है? 3। इसके कीमत में 65% की वृद्धि, तो हम क्या लिखेंगे? 3 गुना 65 और यह आएगा प्लस में। वॉशिंग मशीन का कीमत कितना है? 3। 65% की वृद्धि होगी तो 3 गुना 65 प्लस में आ जाएगा, यानी इतना परसेंट वृद्धि हो जाएगा टोटल। फिर क्या बोला? टीवी के कीमत में 34% की कमी। तो टीवी का कीमत कितना है? 2। इसमें 34% की कमी करेंगे तो 2 है, तो 2 गुना 34 का कमी हो जाएगा, और यह कमी हो रहा है तो क्या होगा? माइनस। यह
वृद्धि हो रहा है तो प्लस, या कमी हो रहा है तो माइनस। और हमें क्या बताना है, हमें यह बताना है इस पूरे में क्या परिवर्तन होगा। तो पूरा यानी कि 3 और 2 5 में क्या परिवर्तन आएगा यह हमें बताना है। तो 5 से भाग कर लीजिए। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गया इसका मतलब कि वृद्धि, अगर नेगेटिव आया इसका मतलब कमी। तो 65 में 3 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 6 3 का 18 और 1 19, 195 और माइनस 34 का डबल 68 होता है। नीचे में आपका क्या आ जाएगा, नीचे में आपका वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगा। 195 में से 68 घटाइए, कितना हो जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 होगा। अब हमारे पास बचा 18 में से 6 घटाएंगे 12, 127 बट्टा 5, 5 से भाग करिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 पंचे 25, 25 जैसे ही आया तो हम आंसर चुन लेंगे। 25 वाला एकमात्र ऑप्शन है, 25 दशमलव क्या हो जाएगा, 25.4% आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का यही आपका बेस्ट अप्रोच है, आसानी से आंसर आपका आ जाता है। एक तरीका और भी है इसको सोल्व करने का, देखिएगा, हम इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ जो है 3 और 2 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 3 प्लस 2 बराबर कितना, 5। इसका मतलब समझे, पहला में परिवर्तन प्लस दूसरा में परिवर्तन बराबर ओवरऑल परिवर्तन। 3 2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 5। अब बोलोगे इससे क्या फायदा मिलेगा, तो बोला है कि टीवी के कीमत में 65% की वृद्धि। तो जहां वृद्धि हुआ है वहां वृद्धि कर दीजिए, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना 65 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, इसमें क्या हुआ है, बोला है टीवी के कीमत में 34% की कमी, तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 34, और कमी हुआ है तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस, और बराबर इधर वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें हमें परिवर्तन बताना है। तो ओवरऑल परिवर्तन हम इसमें मान लेते हैं एक्स का, तो 5 गुना क्या लिख देंगे, 5 गुना एक्स। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करिए। यह वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, फिर से वही 65 गुने 3 करेंगे तो 195, और 68 घटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 127। 127 बराबर यहाँ पे 5x हो गया, 5 से अगर आप इसको काटिएगा तो यह वैल्यू 25 दशमलव कितना आ जाएगा, 25.4 आ जाएगा। हमारा आंसर यहाँ से 25.4%। तो एक यह भी अप्रोच है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ऐसे भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। 3 + 2 = 5, यानी पहला में परिवर्तन दूसरा में परिवर्तन बराबर ओवरऑल परिवर्तन। तो पहला में क्या हुआ, 65% की वृद्धि हुआ तो प्लस 65 कर दिए, दूसरा में क्या हो रहा है, 34% की कमी, तो गुना 34 कर दिए, बराबर ओवरऑल क्या परिवर्तन हुआ, इसको x मान लिए। तो ऐसे क्वेश्चन में इस मेथड से क्या है कि किसी में परिवर्तन पूछे, चाहे पहला में पूछे या दूसरा में पूछे या ओवरऑल पूछे, आप उसको निकाल सकते हैं। जिसमें भी परिवर्तन निकालना होगा उसको क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे। तो दोनों अप्रोच आप ध्यान रखिएगा और इससे अपना आंसर जो है आसानी से निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है, बोला क्या है कि एक खिलौना जो कि अर्धगोले पर अध्यारोपित है, शंकु के आकार का है। ठीक है, अर्धगोला पे एक शंकु है, एक खिलौना है, अर्धगोला है नीचे से, ऊपर से शंकु आकार है। दोनों का त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर, ध्यान से समझिएगा, दोनों का त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग का आयतन अर्धगोलाकार भाग के आयतन के बराबर। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व नहीं करते। जब मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को आप लगा रहे होइएगा तो मेंसुरेशन के जो ज़्यादातर सवाल आपके पूछे गए हैं ना 25-26 में, उसके पीछे जो एग्जाम हुए हैं रेलवे के, उसमें वह क्वेश्चन आपको बनाने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बिठाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा था। ठीक है, ज़्यादातर को लगभग 90% क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आपका निकल जाता है। लेकिन सही अप्रोच आपका होना चाहिए। एक तो 11 के डिविजिबिलिटी जो 22/7 करते उससे बन जाता है, 7 के मल्टीपल से बन जाता है। बाकी यह सवाल देखिए क्या है, बोला है कि एक अर्धगोला है और एक शंकु है, अर्धगोला के ऊपर शंकु है, दोनों का त्रिज्या बराबर है। दोनों का क्या है, दोनों का त्रिज्या बराबर है, और साथ ही साथ यह बोला है कि दोनों का आयतन भी बराबर है। तो अगर एक अर्धगोला और एक शंकु का आयतन भी बराबर है, त्रिज्या भी बराबर है, इसका मतलब है कि जो शंकु का ऊंचाई होगा, ठीक है, जो शंकु का ऊंचाई होगा वह उसके त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा। ऊंचाई क्या होगा, त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई। तो खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई में क्या आएगा, खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई में जो है आपका शंकु का ऊंचाई आएगा और गोला का अर्धगोला का ऊंचाई। अर्धगोला का ऊंचाई वही होता है जो उसका त्रिज्या, शंकु का ऊंचाई 7 का डबल, यानी कि 7 या 21 आपका आंसर। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, सीधे जो ये त्रिज्या दे रखा था ना इसका तिगुना कर देना था। जो त्रिज्या दे रखा उसका क्या कर देना, सीधे तिगुना कर देना। यह बात आपको तब समझ में आएगा जब फिगर से चीजों को हम क्लियर करेंगे। जैसे देखिएगा, यह हमारा अर्धगोला हो गया, ठीक है,
अर्धगोला का आकार आपको पता है कटोरी के आकार का होता है। आगे इसके ऊपर जो है यह इसका हो गया आपका व्यास, आधा इसका क्या हो जाएगा त्रिज्या, और इसी के ऊपर इस तरीके से आपका शंकु बनाया गया है। यह हो गया शंकु का ऊंचाई। क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला यह है कि दोनों का त्रिज्या बराबर। तो देख रहे हैं आप दोनों का त्रिज्या जो है क्या है बराबर है, और यह कितना है, यह आपका 7 है। दोनों का त्रिज्या आपका बराबर। आगे बोला है दोनों का आयतन भी बराबर। अच्छा, यहाँ पे शंकु के ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, शंकु के ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, और इसका जो ऊंचाई होगा यह वाला जो होगा केंद्र बिंदु से परिधि, तो यह भी क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। तो अर्धगोला का ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर, गोला का ऊंचाई त्रिज्या के दोगुना के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बोला है दोनों का आयतन बराबर है। इन दोनों का, यहाँ पे बोला है शंकु का और अर्धगोला का। तो शंकु का आयतन बताइए क्या होता है, आप बोलोगे सर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान तो दे ही रखा है, तो आर स्क्वायर लिखिए, इंटू क्या लिखते हैं, इंटू एच लिखते हैं। यह शंकु का आयतन हो गया। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, गोला का 4/3 होता है, अर्धगोला का 2/3। तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो आर का मान तो यहाँ दे रखा है 7, तो 7 का क्यूब कर लिए। दोनों क्या है आपस में बराबर है, बराबर कर दीजिए। बराबर है तो क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अब देखिए 7 का स्क्वायर है, इससे काटेंगे क्यूब कटेगा, 7 एक बार बचेगा, यहाँ 2 बार है, 2 7 कट गया, एक बार बचेगा। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, कट गया। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, आपका कट गया। यहाँ h बराबर कितना हो जाएगा आपका, आप देखोगे तो h बराबर 2 × 7 यानी कि 14 हो गया। तो h का मान 14, h क्या निकला, h निकला है आपका यहाँ पे शंकु का ऊंचाई। h क्या है, शंकु का ऊंचाई है। हमें क्या बताना है, इस पूरे खिलौने का ऊंचाई। तो शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, शंकु का ऊंचाई आपका यहाँ पे h यानी कि 14, और पूरे खिलौना, तो पूरा खिलौना में क्या आएगा, अर्धगोला का भी ऊंचाई आएगा, यानी यह वाला 7 और h जो निकाले हैं 14, 7 + 14 आंसर क्या करेंगे, 21 करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हमने आपसे क्या कहा कि ऐसे क्वेश्चन में सीधे क्या करना है, इसको तिगुना कर देना है, आंसर आपका निकल जाएगा। आगे बढ़िए। 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज के दर पर 4,000 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। इसका 4,000 रुपए का साधारण ब्याज आपका क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 आपको ना सिर्फ यहाँ पे गैप देखना है। क्या देखना है, यहाँ पे आपका गैप देखना है कि जो गैप है अगर 2 महीना के आसपास होगा तो पक्का 61 दिन का आपका यहाँ पे 61 दिन समय होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2 महीना से ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब 73 दिन होगा। क्योंकि जनरली जो आपका डाटा बनाया जाता है ना, ऐसा बनाया जाता है कि नीचे में 365 डाले तो कट जाए नॉर्मल में, और लीव वाले में नीचे में 366 डाले तो कट जाए। तो 2 महीना के आसपास गैप रहेगा तो समझ जाइएगा समय 61 दिन, और अगर 2 महीना से ज़्यादा 2.5 महीना के आसपास का अगर गैप आपको दिख रहा होगा तो वहाँ पे समय आपका 73 दिन होगा। इसको देखिए ना, पहचानते हैं। देखिए फरवरी से कहाँ जाना है, अप्रैल, तो फरवरी मार्च अप्रैल 2 ही महीने का गैप है ना, फरवरी में तो है मार्च अप्रैल 2 महीने का गैप है, यानी कि यहाँ निश्चित है कि समय आपका कितना दिन होगा, 61। आइए निकाल के भी बताते हैं, कहाँ से कहाँ तक निकालना है। 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024। अब बताइए कि फरवरी में हमारे पास कितना दिन बचा हुआ है, सर 2024 का फरवरी है ना, तो फरवरी में आपके पास जो है वह बचा होगा, फरवरी 29 दिन का होगा, 10 दिन बचा हुआ है, तो फरवरी हमारा 10 दिन हो गया। फरवरी खत्म, अब हम चलेंगे मार्च में। मार्च 31 दिनों का होता है, पूरा मार्च जाएगा। अप्रैल 20 तक ही जाना है तो यहाँ 20 लिख दिए, यानी टोटल कितने दिन का ब्याज हमें निकालना है, टोटल इसको जोड़ लीजिए 61 दिन का ब्याज हमें निकालना है। 61 दिन को इसको वर्ष में बदलिए, कैसे बदलिएगा, लीप ईयर का केस है 366 से भाग करिए, नॉर्मल ईयर होता तो हम लोग भाग करते कितना से, नॉर्मल ईयर होता तो हम लोग 365 से, तो 61/366 कितना आ जाएगा, 1/6, यानी 1/6 वर्ष का ब्याज हमें निकालना है। कितने, किसका ब्याज निकालना है, 1/6 वर्ष का। अब बताइए यह आपका मूलधन है और यह आपका ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 4,000 रुपए का, कितना का, 4,000 रुपया का 6% वार्षिक दर से 1 साल का ब्याज कितना होगा, इसका 6% होगा ना जी, 1 साल का ब्याज इसका 6% होगा। और हमें 1 साल का ब्याज नहीं निकालना है, 1 साल का ब्याज तो इसमें 1 से गुना, 1/6 साल का ब्याज तो इसमें 1/6 से गुना। 6% वार्षिक है ना, यानी मूलधन का 6% ब्याज होगा 1 साल में, तो 1/6 वर्ष में इसका 1/6 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए, 6 से तो 6 गया, परसेंटेज हटाइएगा, 00 कैंसिल, आंसर क्या हो गया आपका, आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 40 रुपया।
तो 40 रुपए इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी देख लीजिए 4000 देख करके लग रहा था कि आंसर क्या होगा हमारा 40 ही होगा। गैप को पकड़िएगा कि 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 की ओर अगर हम चलेंगे तो लगभग दिख रहा है यहाँ पे कि 2 महीने का गैप है, यानी पक्का 61 दिन होगा। 61 दिन का मतलब 1/6 और 73 दिन का मतलब 1/5 वर्ष। ठीक है, यह चीज अगर आपके जेहन में रहता है उस समय आपका काफी बचेगा। इसमें देखिए यहाँ जो संख्या दिया गया है इसका माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका क्या होता है? संख्याओं को आप पहले आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में भी आप सजा सकते हैं, लेकिन आरोही क्रम में सजाना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी पहले छोटा नंबर, उसके बाद बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा। तो आरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच का संख्या आपको मिलेगा ना, वही आपका क्या होता है? माध्यिका होता है। अब यहाँ जो नंबर दिया गया आइए उसको सजाते हैं। सबसे पहले क्या है? 2 है। कितनी बार? 2 है, 2 बार, तो हम लिखेंगे 2, इसके बाद फिर से 2। ठीक है, चलिए इसको हटा लेते हैं ताकि दिक्कत ना करे। यह 2 हटा लिए, यह 2 हटा लिए। अब इसके बाद देख लीजिए क्या मिल रहा है हमें? 3, तो फिर हम 3 लिखेंगे। 3 के बाद देख लीजिए अब क्या मिल रहा है हमें? हमें यहाँ पे 4 मिल रहा है। कितनी बार? 1 बार, तो हम लिखेंगे 4। अब इसके बाद क्या मिल रहा है हमें? 4 यहाँ पे एक ही बार है ना, चलिए 4 एक बार। 5 कितनी बार? 3 बार, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 5 5। ठीक है, आगे चलिए। अब हमारे पास है 7 8 9। देखिए 7 8 2 बार, 7 इसके अलावा 8 कितनी बार? 2 बार। ठीक है, 7 8 कितनी बार है? 2 बार। उसके बाद है 9 और 11। क्लियर ना? इस तरीके से लिख लिया। हालांकि अभी हम आपको बताएंगे कि पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल आप पूरा लिख लीजिए, कोई मिसिंग नहीं है ना। 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 1 बार। 4 आपका यहाँ पे 1 बार है। 5 कितनी बार है? 3 बार है, तो 5 लिख दिए। उसके बाद 6 तो है नहीं, 7, तो 7 को लिख दिए। फिर आपके पास क्या है? 8 है, 2 बार, तो 8 लिख दिए। और उसके बाद है आपका 9 और 11। टोटल कितना नंबर है? देखिए 2 4 6 8 10 12 नंबर। माध्यिका कैसे निकालते हैं? बीच के नंबर को चुनते हैं। तो अगर हम आपसे कहे यहाँ देखिए इसी तीनों का माध्यिका बताइए, तो 3 संख्या में बीच का संख्या कौन हो जाएगा? 2। ठीक है, बीच का संख्या कौन होगा? 2। अगर हम आपसे कहें कि इन पांचों का माध्यिका बताइए, तो 5 संख्या है, तो 2 लेफ्ट से हटा लीजिए, 2 राइट से हटा लीजिए, बीच का संख्या कौन है? 3। बीच का संख्या आपको 3 मिल जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 4 संख्या का माध्यिका बताइए, तो अब बीच में कौन संख्या है? आप बोलोगे कि सर बीच में 2 है। नहीं, बीच में 2 नहीं, इसके पहले 1 नंबर है, इसके बाद में 2 नंबर है, नहीं होगा। 3 क्या बीच का संख्या है? आप बोलोगे इधर 2 संख्या है, इधर 1 संख्या, नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ डाटा जो है, आंकड़ों का संख्या जो है इवन होगा, तब हमेशा बीच में 2 नंबर मिलेगा। आंकड़ों का संख्या अगर सम होगा, जैसे 2 संख्या, 4 संख्या, 6 संख्या, 8 संख्या, 10 संख्या, जैसे यहाँ 12 संख्या दिया है, तो बीच में हमेशा 2 संख्या मिलेगा। और आंकड़ों का संख्या अगर ऑड होगा, यानी कि विषम होगा, जैसे 3 संख्या हो गया, 5 संख्या हो गया, 7 संख्या हो गया, 11 संख्या हो गया, तो बीच में हमेशा हमें 1 संख्या मिलेगा। तो बीच में जब 1 संख्या मिलेगा उसी को निकाल लीजिए, वही माध्यिका। लेकिन बीच में जब 2 संख्या मिलेगा, तो हम उन दोनों को जोड़ करके, यानी उन दोनों के बीच का संख्या निकालेंगे, मतलब दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। तो आप बताइए कि यहाँ आपके पास जो है 12 संख्या है, तो 12 संख्या है, तो 2 2 4 और 1 5 संख्या इधर से हटा लीजिए, 2 2 4 और 1 5 संख्या इधर से हटा लीजिए। बीच में क्या बचा हमारे पास? बीच में यह दोनों संख्या बच गया। इन दोनों को जोड़ कर से 2 से भाग कर लीजिए, इन दोनों का औसत निकाल लीजिए, तो 5 + 5/2 कितना आ जाएगा? 10/2, यानी कि औसत हमारा 5, औसत सॉरी माध्यिका हमारा 5। आंसर इस क्वेश्चन का हम विकल्प सी कर लेंगे। ठीक है, एक तो यह अप्रोच हो गया। दूसरा ध्यान से समझिएगा, पूरा आपको जो है यहाँ 12 का 12 डाटा लिखने का जरूरत नहीं है। आप बताइए कि 12 संख्या अगर है तो बीच का नंबर कौन होगा? बीच का नंबर जो है कौन होगा? यहाँ देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 12 संख्या है ना, तो 12 का आधा करिए 6, यानी छठा और सातवां संख्या आपका बीच में आ जाएगा। 5 बाएं से हटा दीजिएगा तो छठा संख्या बचेगा और सातवां संख्या बचेगा, ये दोनों बीच में बचेगा ना। तो जब 12 संख्या है तो बीच में आपका कौन हो जाएगा? 12 का आधा, यानी कि छठा और सातवां संख्या। अगर 16 संख्या है तो 16 का आधा बीच में कौन होगा? 8वां और 9वां संख्या। अगर 30 संख्या है तो 30 का आधा क्या होगा? 15, यानी बीच में 15 और 16वां संख्या होगा। तो यहाँ 12 है तो 12 का आधा क्या हो जाएगा? 12 का आधा आपका 6 हो जाएगा, यानी छठा और सातवां संख्या। तो देखिए हम 2 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखिए, छठा और सातवां संख्या लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे। जैसे हमें पता चला कि छठा सातवां संख्या कौन है, बस हमारा काम हो गया, इन दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग कर लेंगे। तो हमारा ध्यान केवल यहाँ पे छठवें और सातवें संख्या को खोजने पे होना चाहिए। आगे चलिए, यहां देखिए क्या है, एक वर्गाकार खेत पर 15 रुपए प्रति मीटर के दर से बाड़ लगाने का खर्च 18,000। अब बताइए
कि 15 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से कितना है 18,000, तो 18,000 यहाँ पे है अगर 15 रुपया प्रति मीटर से यहाँ पे खर्च किया जाए तो। अब पूछा है कि 11 रुपया प्रति मीटर से खर्च क्या होगा, तो हम गुना करेंगे 11 से। 18,000 मीटर है ना, तो 1800 रुपया लागत लगता है कब, जब 15 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से यहाँ पे खर्च लगे बार लगाने का। तो इसका मतलब है कि 18,000 रुपया कब लगता है, जब इस दर से किया जाए, तो 18,000 बटा 15 किए। अब हमें निकालना है 11 के दर से, तो 11 से हम गुना कर देंगे, लेकिन 11 रुपया प्रति 100, तो 100 से हमें भाग भी करना होगा। यह नहीं बोला है कि 11 रुपया प्रति, यहाँ बोला 11 रुपया प्रति 100, यानी 11 बटा 100 का वैल्यू हमें निकालना है, तो 11 बटा 100 से हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 100 से आपका 00 कैंसिल, 15 गुने 12 180, 12 गुने 11 क्या हो जाएगा 132। आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 132 हो गया। कुछ भी करने का यहाँ जरूरत आपका नहीं था। इस भाव से रेट दे रखा है, इस भाव से रेट निकालना था, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, हमारा आंसर यहाँ पे देखिए क्या बोला है, 11 रुपया प्रति 100 वर्ग मीटर के दर से बार लगाने का खर्च क्या होगा। तो 11 रुपया प्रति 100 के हिसाब से, यानी हमारा आंसर जो होगा 11 गुना समथिंग ही होगा, अगर मेंसुरेशन का आप समझ रखते हैं तो 11 गुना समथिंग, यानी 11 से कटने वाला कोई नंबर ही हमारा आंसर हो सकता है, और ऐसा एक ही नंबर है विकल्प डी, तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे चले, अगला देख लीजिए। यह सवाल आपका एलसीएम एचसीएफ का है, बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन है। बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है और योग 161 है, इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने हैं। हम अगर आपसे पूछे कि दो संख्याओं का योग जो है यहाँ पे x और y का योग जो है वह 5 है, तो संख्याओं का ऐसा कितना जोड़ा संभव है। भाई दो संख्याओं को जोड़ने पे 5 आ जाए, ऐसा कई संख्या पॉसिबल है। पहला क्या हो सकता है कि x का मान 1 y का मान 4 हो जाए, मतलब 1 और 4। दूसरा क्या हो सकता है 2 और 3, और क्या हो सकता है आप बोलोगे 3 और 2, तो सेम ही चीज तो आपका रिपीट होने लग गया, तो इसको छोड़ दीजिए। यानी दो संख्याओं को जोड़ने पे 5 आए, ऐसा संभावित जोड़ा क्या क्या हो सकता है। ऐसा संभावित जोड़ा अगर हम यहाँ पे किसको ले ले, अगर हम पूर्णांक संख्याओं को ले ले, यहाँ पे अगर हम लोग नेचुरल नंबर को ले ले, तो हमारा 1 और 4 हो सकता है, 0 तो इसमें कभी आता नहीं है, ध्यान रखिएगा। और 2 और क्या आ जाए, 2 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 और 4 जोड़ेंगे तो भी 5, 2 और 3 जोड़ेंगे तो भी 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, चलिए। तो यही चीज इस क्वेश्चन में बताना है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है और उनका योग 161 है, ऐसे संख्याओं का कितना जोड़ा पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि भाई नंबर जो हमारा है, संख्या जो है हमारा, वह क्या क्या हो सकता है। तो पहला संख्या हमारा हो जाएगा 23A और दूसरा संख्या हो जाएगा हमारा 23B। क्या होगा संख्या हमारा 23A और 23B। आप बोलोगे कि सर यह क्या क्या कर दिए। अगर क्वेश्चन कभी ऐसे सोल्व करते हैं कि दो संख्याओं का योग इतना है, अंतर इतना है, तो आप क्या करते हैं, माना कि पहला संख्या ए दूसरा संख्या बी, या एक्स वाई ऐसे करते हैं। योग देता है तो एक्स प्लस वाई बराबर इतना, अंतर देता है तो एक्स माइनस वाई बराबर इतना लिखते हैं ना। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे दो संख्याओं का एचसीएफ 23 दिया है, तो जब भी क्वेश्चन में एचसीएफ दिया जाए तो एचसीएफ के साथ एक बार ए और एक बार बी जरूर लगाइएगा। सीधे ए बी आपका नंबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम आपसे कहें कि 8 और 12 का बताइए एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलोगे इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर होगा 4। अब देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो इन दोनों का एचसीएफ अगर 4 है, इसका मतलब यह भी 4 का मल्टीपल होगा, यह भी 4 का मल्टीपल होगा। तो इस हिसाब से हमें ऐसा संख्या लेना है कि दोनों का दोनों 23 से कटे, तभी इन दोनों का एचसीएफ 23 होगा। तो संख्या हमारा 23A 23B। एचसीएफ अगर दे रखा हो 7 तो संख्या हमारा 7A 7B होगा। एचसीएफ 15 तो संख्या हमारा 15A 15B होगा। जब एचसीएफ नहीं होगा तो सीधे संख्या ए भी मान सकते हैं, लेकिन जब एचसीएफ देगा तो एचसीएफ से संख्या बनाने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। अब क्वेश्चन में आगे देखिए, इसके अलावा क्या दिया है, बोला इनका योग 161, तो जोड़ लीजिए। 23A में 23B जोड़ेंगे तो 23 कॉमन ले लेते हैं, भाई इन दोनों को जोड़ना है ना, तो जोड़ने के लिए हम 23 कॉमन ले लेंगे। तो 23 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा a और इधर b, यानी a प्लस b। ठीक है, बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 161, यही तो दे रखा है। सोल्व करिए, देख के लग रहा है कि यह इससे कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, 3 7 21। अब a प्लस b का वैल्यू आपका 7 आ गया। आप यहाँ वैल्यू आपको बहुत छोटा आ गया है, यहाँ तक में तो नहीं पकड़ पा रहे थे कि दो संख्याओं का योग 161, तो कितना जोड़ा होगा, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन वही चीज अब सिंप्लीफाई होकर के आपका आ गया a प्लस बी बराबर 7, यानी
दोनों का योग क्या होना चाहिए 7। तो दो संख्याओं का योग 7 हो तो कितना जोड़ा पॉसिबल है? एक तो नंबर 1 और 6 हो सकता है, दूसरा 2 और 5 हो सकता है, तीसरा आपका 3 और 4 हो सकता है, फिर आप कहोगे कि सर 4 और 3 हो जाएगा, तो 4 3 तो रिपीट कर गया, यानी यही 3 जोड़ा आपका पॉसिबल हो जाएगा। आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प सी करेंगे। क्या करेंगे? विकल्प सी करेंगे। अब इन जोड़ा में से भी वही जोड़ा पॉसिबल होता है जिसका मौसा 1 हो। जैसे देखिए 1 और 6 दोनों का मौसा 1, तो यही जोड़ा लेना है। 2 और 5 दोनों का दोनों 1 से कटेगा, यही जोड़ा संभव है। 3 और 4 दोनों का जोड़ा दोनों केवल 1 से कटेगा, यही हमारा आंसर हो सकता है। अगर मान लीजिए कभी 4 और यहाँ पे 6 आ जाता तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 और 6 का एचसीएफ क्या है? 2 है। तो वही जोड़ा पॉसिबल होगा जिसका एचसीएफ क्या हो? चलिए, तो हमने आपसे क्या कहा कि वही जोड़ा पॉसिबल होगा जिसका एचसीएफ 1 होगा। यहाँ जरूरत नहीं पड़ा था। आगे बढ़िए, सवाल नंबर नेक्स्ट। 374 और 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कैसे निकालते हैं? जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपसे कहे यहाँ पे कि हमें चेक करना है कि 17 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? छोटे संख्या से हम आपको बता रहे हैं। चलिए और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 37 ले लेते हैं कि 37 अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? तो आप क्या करिए कि 37 के करीब का एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। कहने का यह मतलब है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पर हम 37 के करीब पहुंच जाए। इसके करीब पहुंचना है, आगे नहीं जाना है, करीब। तो आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाता है, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो हम बिल्कुल इसके करीब पहुंच जाएंगे, 7 का तो ज्यादा हो जाएगा 6 का। अब 6 का मतलब क्या हुआ? तो मतलब यह हुआ, ठीक है, मतलब यह हुआ कि 6 के नीचे जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन कौन है 6 के नीचे? आप बोलोगे 5 है, 3 है, 2 है। 6 के नीचे जो भी अभाज्य संख्या है, अगर इन अभाज्य संख्याओं से यह कटा तो यह जो है आपका वह प्राइम नंबर नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। और अगर नहीं कटा, इसका मतलब अब यह दुनिया की किसी संख्या से नहीं कटेगा। यानी 1 से लेकर के 37 तक के सभी संख्याओं से चेक करने का जरूरत नहीं है। पहले इसको आप फिक्स कर लीजिए कि 37 6 के स्क्वायर के करीब है, यानी 6 के नीचे जितना भी प्राइम नंबर होगा, अगर इसको कटना होगा तो इन्हीं में से किसी से कट जाएगा, अदरवाइज यह किसी से नहीं कटेगा। 5 से यह कटेगा, 5 से चेक करने का जरूरत नहीं है, लास्ट में जिसके 5 और 0 होता है वह 5 से कटता है। 2 से चेक करने का जरूरत नहीं है, जिसके लास्ट में 0 या सम संख्या होता है वह 2 से कटता है। 3 से अंकों का योग 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, मतलब यह हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहे कि आप 100 यहाँ पे 63 को चेक करके बताइए कि यह अभाज्य है कि नहीं, तो आप बताइए कि यह किसके स्क्वायर के करीब का नंबर है। तो आप बोलोगे सर 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 ज्यादा हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर 144, 13 का तो ज्यादा हो रहा है ना 12 का। अब 12 के नीचे जो भी अभाज्य संख्या है, तो 12 के नीचे का अभाज्य संख्या बताइए कौन है। आप बोलिएगा सर 11 है, 11 के बाद सीधे 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है और 2 है। अगर इसको कटना होगा तो इन्हीं में से किसी नंबर से कटेगा, अदरवाइज यह किसी से नहीं कटेगा। तो आप बताइए क्या 11 से कट रहा है? 11 कम 11 5 13 नहीं कट रहा है। 7 से 7 दूना 14 दिन नहीं, 7 से भी नहीं कट रहा है। 5 से चेक करने का जरूरत ही नहीं है, देख के पता चलता है। 3 से 6 3 और 1 10 नहीं कट रहा है। 2 से देख के पता चलता है नहीं कट रहा है, यानी ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। क्लियर? चलिए अब आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। 374 से 384 के बीच की अभाज्य संख्या बताना है। तो 374 से 384 के बीच में पहला नंबर कौन मिलेगा? 375। तो क्या 375 को चेक करना पड़ेगा कि यह अभाज्य है? फिर आगे 376 मिलेगा, क्या 376 को चेक करना पड़ेगा? भाई देख के लग रहा है कि सम संख्या है, जो सम संख्या होगा वो तो अभाज्य हो ही नहीं सकता है। तो जहां लास्ट में 5 मिले, जहां लास्ट में सम संख्या मिले, उसको लिखिए ही नहीं। तो 374 के आगे बढ़ेंगे तो 375 को चेक नहीं करना है, 376 को चेक नहीं करना है, किसको चेक करेंगे? 377 को। फिर अब 2 बढ़ा लीजिए, केवल विषम को, 379 को, फिर 381 को और फिर 383 को। आगे क्या हो जाएगा? 385, जो इसके रेंज के बाहर हो जाएगा। जब हम 374 से 384 के बीच चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 375, 376, 377, 378, है ना,
77, यहाँ पे 378, फिर 379, फिर 380, इस तरीके से संख्या मिलेगा। तो आप बताइए कि जिसके लास्ट में 5 है उसको चेक करने का जरूरत नहीं है, फिर जो भी सम है उसको चेक करने का जरूरत नहीं है। भाई सम संख्या है तो उसके अभाज्य होने की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो उसको क्यों लिखे। तो हम इनके बीच में जिसके भी लास्ट में 5 है उसको छोड़ दिए और जो भी सम संख्या था उसको छोड़ दिए। तो अब कौन कौन बचा, यही चारों बचा। इन्हीं चारों को जो है अभाज्य होने की पॉसिबिलिटी है। इन दोनों के बीच इसी चारों के ना अभाज्य होने की पॉसिबिलिटी है। क्या 378 को भी हम चेक करेंगे कि अभाज्य है कि नहीं। ये तो देख के लग रहा है कि वह आपका क्या है, वह आपका यहाँ पे अभाज्य है। अब आपको क्या करना है कि बारी बारी से इसको चेक करना है। कहां तक चेक करना पड़ेगा, तो ये जो नंबर है 383 सबसे बड़ा यही है ना, यह किसके स्क्वायर के करीब का नंबर है, 19 का स्क्वायर होता है 361, यानी 19 के स्क्वायर के करीब का नंबर है। इसका मतलब है कि हमें 19 तक के ही अभाज्य संख्याओं से इसे चेक करना है। तो सबसे पहले 2 से जरूरत नहीं है, 3 से बताइए कोई कट रहा है, 7 3 10 7 17 नहीं। यहाँ पे देखिए ये दोनों कट रहा है, यह आपका नहीं कट रहा है। यहाँ पे यह वाला नंबर 3 से कट जाएगा। देखिए 3 8 है 9 3 9 3 से कट रहा है। 3 से वही कटता है जिसके अंकों का योग 3 से कटे। चेक करने वक्त भी ध्यान रखिएगा, यह कट रहा है 8 और 1 9 कट रहा है, कट रहा है कट रहा है मतलब कि पूरा कट जाएगा। अब 381 के बाद 3 से कौन कटेगा, जो इसके 3 बाद का नंबर होगा। तो 3 से आपका नहीं हुआ। आप आगे 7 से चेक करिए, 3 से आपका एक नंबर हट गया। 7 से चेक करिए, 7 पंचे 35 2 27, 7 के टेबल में 27 नहीं है, 7 पंचे 35 2 29, 7 पंचे 35 3, 7 से नहीं कटेगा। 11 से कोई कट रहा है, अंतिम दोनों संख्याओं को जोड़ के बीच वाला घटा लीजिए। अल्टरनेट वाला ही करते हैं ना, तो 3 नंबर रहने पर लास्ट वाला दोनों जोड़ के बीच वाला घटाइए। 7 3 10 में 7 घटाएंगे 3 नहीं होगा, 9 3 12 में से 7 घटाएंगे नहीं होगा, 3 3 6 में से 8 घटाएंगे नहीं होगा। 11 से कोई नहीं कट रहा है। 13 से, 13 दूना 26, 11 13 नमा 117, यह 13 से कट गया। यह 13 से कटा है तो अब 13 बाद यानी 390 कटेगा 13 से, 13 से नहीं कटेगा। 13 के बाद अब 17 है, 17 से चेक करिए, 17 दूना 34 3, 17 से नहीं कटेगा। 17 दूना 34 4 43 नहीं कटेगा। 19 से चेक करिए, 19 दूना 38 3 बच गया नहीं कटेगा। 19 यहाँ बचेगा 18 189, 19 दाई 190 नहीं कटेगा। यानी यही दोनों आपका बचा जो कि आपका क्या है, अभाज्य है। तो आंसर हमारा विकल्प डी हो जाएगा। जितना आप इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा उतना जल्दी आंसर निकाल पाइएगा, और सवाल बहुत पूछा गया है ऐसा। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट में। यहाँ देखिए क्या बोला है, एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। ठीक है, दोनों के आयु का योग 38 वर्ष। 6 वर्ष बड़ा है ना, एक दूसरा से क्या है 6 वर्ष बड़ा है। तो सबसे पहले इस 38 में से 6 हटा लीजिए। तो 38 में से 6 हटा लीजिएगा तो क्या बचेगा, 32। ठीक है, बोला है भाई जो है बहन से 6 वर्ष बड़ा है, तो 6 उसके लिए हटा लेते हैं, बचा कितना 32। अब इसको आधा कर दीजिए, कितना हो गया, अब 2 व्यक्ति में बांटना है ना, आधा कर दीजिए, कितना हो गया 16। यही बहन की आयु हो जाएगा। बोला है भाई बहन से बड़ा है ना, तो बहन का आयु कितना हो जाएगा 16, भाई का आयु 6 ज्यादा यानी कि 22। अब बोला है अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु, तो बहन की आयु 16 है, 15 साल बाद 16 + 15 कितना हो जाएगा 31। विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इन सवालों को देख के आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है एक बैग में 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या 10 है और उनका कीमत 16 है। गौर से देखिएगा, सिक्कों का संख्या कितना है 10 और इसका कीमत कितना है 16 रुपया। ध्यान से समझिएगा, 10 सिक्का है 16 रुपया है, और 2 ही तरह का सिक्का है, 1 रुपया वाला 2 रुपया वाला। तो आप बताइए कि अगर सब सिक्का को हम 1 रुपया वाला माने, सब सिक्का का कीमत 1 रुपया मानते हैं, तो 10 सिक्का का कीमत कितना हो जाएगा 10। तो बचा इसमें कितना, बच गया इसमें 6, यानी ये जो बच गया ये सब तो 2 रुपया वाला होगा। अरे हमारे पास यहाँ पे कितना सिक्का है, आप बोलोगे कि सर 10 सिक्का है और कीमत कितना है 16, तो सब सिक्का का कीमत हम 1 रुपया मान लिए, 2 रुपया वाला का भी कीमत 1 रुपया मान लिए। तो 10 सिक्का का कीमत कितना 10, तो बचा कितना यहाँ पे 6 रुपया। ये जो बच गया वह 2 रुपया वाला ही सिक्का होगा। ठीक है, तो 2 रुपया वाला कितना सिक्का हो गया 6, तो 2 रुपए वाले सिक्कों का संख्या 6 हो गया। ठीक है, और 1 रुपए वाले सिक्कों का संख्या आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिक्का का संख्या 10 था, दोनों में अंतर पूछा है 6 - 4, आंसर आपका कितना 2, विकल्प इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर, दोनों को हम ए मान लेते हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा को भी ए और वर्ग की भुजा को भी ए। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या यानी समबाहु त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या होता है a/√3। जैसे यह आपका यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के बाहर बना वृत्त हो गया,
ठीक है। ये हमारा अगर समबाहु त्रिभुज है, इसके बाहर में वृत्त बना दीजिए, इसी की त्रिज्या निकालना है। यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। और समबाहु त्रिभुज के भीतर में अगर वृत्त बना देंगे उसकी त्रिज्या, तो समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या। तो परित्रिज्या होता है a/√3 और अंतः त्रिज्या होता है a/2√3। यह तो फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए, तो समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या हम निकाल लिए। और आगे बोला है यहाँ पे कि वर्ग की अंतः त्रिज्या, तो वर्ग की जो अंतः त्रिज्या होता है ना, वो वर्ग के भुजा के बराबर। वर्ग की अंतः त्रिज्या यानी कि यह अगर हमारा वर्ग है, इसके भीतर में अगर हम वृत्त बना देंगे, इसी का त्रिज्या क्या कहलाएगा? इसका अंतः त्रिज्या कहलाएगा। अंतः यानी अंदर बना वृत्त की त्रिज्या। बात जब भी त्रिज्या की होगी मतलब कहीं ना कहीं वृत्त होगा। अब आप बताइए कि वर्ग के भीतर जो वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या कितना होगा? ये जो है पूरा आपका वर्ग का भुजा है, जो कि इसके व्यास के बराबर, यानी कि आधा इसका त्रिज्या के बराबर। तो वही तो किए हैं, वर्ग की भुजा का आधा जो है वह उसके भीतर बने वृत्त की त्रिज्या होगा। और समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या इतना होगा। इसी दोनों का क्या निकालना है? रेशियो निकाल दीजिए। अनुपात में वैल्यू अगर कट रहा है तो काटेंगे, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, काट लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 से 1 में गुना तो यह 2 हो जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं है 1, √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। 2√3, आंसर हमारा विकल्प सी। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? विकल्प सी। आगे बढ़िए। बोला है 3650 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 730 में बेचा गया। ठीक है, देख के यहाँ पे लग रहा है वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 3650। 3650 का वस्तु है और बेचा गया कितना में? बेचा गया है 730 में। यह क्या है वस्तु का? यह वस्तु का MRP है, यानी कि इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। और यह वस्तु का क्या है? आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि SP। इतना का वस्तु इतना में बेचा गया। अगर गौर से देखिएगा तो पता चलेगा ना, इसका 5 गुना यह वाला है। ठीक है, कितना गुना है? 5 गुना। तो छोटा कर लीजिए वैल्यू, 5:1 हो गया, यानी 5 अंकित मूल्य का वस्तु 1 में बिक रहा है। तो यहाँ से डिस्काउंट बता सकते हैं, बता सकते हैं सर 5 का वस्तु 1 में बिका, यानी कितना का डिस्काउंट? 4 का। और 4 का डिस्काउंट कितना पे हुआ है? 5 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, इतना परसेंट आपका आंसर 400/5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 80% हो जाएगा। परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट बट्टा MRP। MRP बोले जिसको हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं, अंकित मूल्य छपा मूल्य बोलते हैं, उसको लिखते हैं। परसेंटेज के लिए 100 से गुना। आगे, इन प्रेक्षणों का हमें क्या बताना है? समानांतर माध्य। समानांतर माध्य का मतलब होता है औसत। क्या होता है? औसत। तो हमें इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है? आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। यही होता है ना। जैसे यहाँ पे जितना संख्या दिया गया है सबको जोड़ करके उतना से भाग। कितना संख्या है? देखिए 3, 3, 6 और 3, 9। तो सभी 9 संख्याओं को जोड़ करके हम 9 से भाग करेंगे। हम क्या करेंगे? सभी 9 संख्याओं को जोड़ेंगे और भाग करेंगे कितना से? 9 से। तो हमारा यहाँ पे औसत निकल जाएगा, समानांतर माध्य निकल जाएगा। अब 9 संख्या को जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम ऐसा करते हैं सबका इकाई अंक ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है उसमें सभी का इकाई अंक अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे? इकाई अंक ही निकालेंगे। तो इकाई अंक कैसे निकलता है? इकाई अंकों को जोड़ के। तो निकालिए, देखिए 6 में 8 जोड़ेंगे 14, इकाई अंक 4। 4 में 9 जोड़ेंगे 13, इकाई अंक 3। 3 और 7 10, 0 0 हो गया, छोड़ दीजिए इसको। अब आगे बढ़िए। 3 और 5 कितना? 8। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 1 1 प्लस 0 1, 1 में 7 जोड़ेंगे 8, यानी योग जो होगा उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कि यह इकाई अंक है, इसके दहाई में, सैकड़ा में, हजार में कोई ना कोई अंक हो सकता है। ठीक है, अगर वैल्यू बड़ा है तो दहाई सैकड़ा में इसका अंक होगा, लेकिन इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। जो आंकड़ों का योग है उसका इकाई अंक 8 और आंकड़ों का संख्या कितना है? 9। अब सोचिए कि इसमें हम कितना से गुना करें, यह वैल्यू तो इससे कटेगा, तो इसमें हम कितना से गुना करें कि लास्ट में 8 आ जाए। 9 में कितना से गुना करके लास्ट में 8 आ जाए? तो आप बोलिएगा कि 2 से, यानी हमारा आंसर वो होगा जिसका इकाई अंक क्या होगा? 2। तो इकाई अंक 2 वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। भाई 9 में कितना से गुना करे कि 8 है? आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे कितना से? 2 से। इकाई अंक 2 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। आगे चलिए। ए और बी मिलकर 6 दिनों में, बी अकेले उस काम को 15 दिनों में। तो ए अकेला, जब भी सवाल ऐसे मिले कि ए और बी इतना दिन में, ए अकेले इतना दिन में, या ए और बी इतना दिन में, बी अकेले इतना दिन में, तो जो दूसरा आपका यहाँ पे वर्कर बचता है उसको समय कितना लगेगा, कैसे निकालते हैं? तो इसको हम लोग निकालते हैं ए बी बट्टा ए माइनस बी से। ए बी बट्टा ए माइनस बी से। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों को मिलाकर के समय कितना लगा? 6 दिन लगा है, यह ए का मान हो गया। अकेले बी को कितना समय लगा? 15 दिन, तो 15 दिन आपका बी का मान हो गया। दोनों का अंतर कितना का? 15 में से 6 घटा लीजिए 9।
अब यह जो बचा, बोला है बी को अकेले इतना, तो बचा कौन, ए। तो ए को पूरा काम करने में इतना समय, बोला है ए अकेले दोगुना काम करने में कितना समय, तो दुगुना काम लेना है तो दोगुना, 2 से गुना कर लीजिए। ऊपर में 90 है, 9 से भाग करिएगा, 90 में कितना बार है, 90/9 10 हो जाएगा, 10 गुना 2, यानी कि आंसर आपके क्वेश्चन का कितना, 20। विकल्प यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोडमास का है। बोडमास में पहले हम लोग किसका क्रिया करते हैं, ब्रैकेट का। ब्रैकेट में भी 4 तरीके का ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। और अगर हम सिंबल की बात करें तो अगर कहीं ऑफ दिख रहा हो, का दिख रहा हो, तो पहले का क्रिया, उसके बाद भाग, फिर गुना, फिर प्लस और माइनस करते हैं। तो आइए पहले स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, सबसे लास्ट वाले का। यहाँ पे चलिए, यहाँ देखिए 4 - 2 है तो कितना हो जाएगा, 2। 2 में 3 से गुना करेंगे 6, इधर 18 में 2 से भाग कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये आपका, 18 में 2 से भाग करेंगे तो 9, और इधर 6 था, 9 छक्के 54 और 4 58। इस पूरे का वैल्यू आपका 58 आ गया। कितना आ गया, 58 आ गया। इसका काम खत्म हो गया। अब इसका काम कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 5 में से 2 घटाएंगे 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1, यहाँ तक 1 आ गया। भाग है तो पहले भाग करेंगे, 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2, और 3 और 1, 4 में से 2 घटाएंगे, इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया, 2। और यहाँ 4 है, 4 में से 2 घटा लेंगे, इसका वैल्यू 2। इधर 2 है, इधर 58 है, 58 और 2 कितना, 60। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसको मन ही मन कर लेना है, आंसर आपका आ जाएगा। एक व्यक्ति अपने आय का 60% बचत करता है, खर्चा कितना करता होगा, 40%। यहाँ खर्च कितना दिया है, 400, यानी कि जो 400 है वह 40% का मान है। हमें क्या बताना है, उसका आय यानी 100% का मान, तो 100 से गुना कर लेंगे, 40 से काटेंगे इसको 10 बार में, 100 गुना 10, 1000 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य पर मूल्य 5670 अंकित करता है, 28% छूट देने के बाद 26% का लाभ। जब भी सवाल ऐसा रहे ना कि इतना छूट देने के बाद भी इतना लाभ, तो ऐसे क्वेश्चन में जो है वह क्रय मूल्य और यहाँ पे जो अंकित मूल्य है, यानी जिसको आप मार्क प्राइस बोलते हैं, उसका रेशियो निकल जाता है। क्या बोला है, 28% छूट, तो 100 में से 28 घटा लीजिए। छूट का मतलब है कि घटाना है, 100 - 28 72। फिर भी उसको 26% का लाभ, तो 100 + 26 कितना हो जाएगा, 126। लाभ बोले 100 में जोड़ लीजिए, डिस्काउंट बोले 100 में से घटा लीजिए। हमेशा छोटा वाला वैल्यू क्रय मूल्य और बड़ा वाला वैल्यू क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। आगे से जब भी सवाल ऐसे मिले खूब मिलेगा भी कि इतना % छूट देने के बाद भी इतने % का लाभ। यहाँ 4 तरीके से सवाल पूछता है। ठीक है, आपसे एक तो यही पूछ देगा कि दोनों का अनुपात क्या होगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो यह आंसर। अगर पूछे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो अंकित मूल्य का वैल्यू पहले, क्रय मूल्य का वैल्यू बाद में। फिर ऐसे पूछता है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, या क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना % कम है, या फिर क्रय मूल्य का मान देकर के अंकित मूल्य पूछ देगा, या अंकित मूल्य का मान देकर के क्रय मूल्य पूछ देगा, और सब कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, 28% छूट देने के बाद भी 26% का लाभ, 100 - 28, 100 + 26। यह वैल्यू अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लीजिए, 18 से दोनों कट जाएगा तो 18 चौके 72, 18 से काटेंगे 18 सते 126। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकल गया। सवाल में दिया क्या था, बोला 5670 अंकित मूल्य, 5670 रुपया अंकित मूल्य था। यहाँ बताइए अंकित मूल्य कितना है, 7, या अनुपात 7 का मान दिया है। पूछा क्या है, क्रय मूल्य सबसे नीचे, यानी अनुपात 4 का मान, जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। 7 से काट लीजिए ना, 7 × 8 = 56, 7 × 1 = 7, 810 आ गया। लास्ट में 0 वाला ही हमारा आंसर होगा, एकमात्र ऑप्शन है विकल्प सी। यहाँ 0 है ना, 4 से गुना करिएगा तो लास्ट में 0 ही आएगा। सवाल नेक्स्ट देखिए, tan a का मान 1 है। यह मान जो है अगर ऐसा हो जो 0 से 90 डिग्री तक के बीच का हो, तो आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा। tan कितना डिग्री का मान 1 है, 45 डिग्री का, यानी a का मान आपका 45 डिग्री हो गया। यहाँ आप लंब आधार करके क्वेश्चन को सोल्व करने नहीं जाइएगा। जब मान 1 दे, जब मान आपका √3 दे, जब मान आपका 1/√3 दे, इस तरीके से दे, ऐसा वैल्यू दे जिसका थीटा का मान आपको पता हो, तो डायरेक्ट आप उसको जो है सोल्व करने लग जाइएगा। अब यहाँ थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, तो आप बताइए कि साइन 45 का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1/√2। ठीक है, और फिर इधर क्या होगा, cos 45, तो यह भी 1/√2। चूंकि ए का मान पता लग गया है, दोनों को जोड़ लीजिए।
1/√2 में 1/√2 जोड़ेंगे तो 2/√2, और 2/√2 का मान क्या होता है √2। 2 में √2 से भाग करिए, 2 का मतलब क्या होता है √2 गुना √2 होता है। इन दोनों को गुना करिएगा 2 आ जाएगा, इसमें जब √2 से भाग करिएगा तो इससे यह कट गया, √2 बचेगा, है ना। √2 आपके क्वेश्चन का आंसर यानी कि विकल्प डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, बोला एक दुकानदार ने एक वस्तु को 12.5% लाभ पर 85.50 में बेचा। यदि उसने उसे 81 रुपये 70 पैसे में बेचता तो उसका लाभ। एक बात आपको पता है कि जिसका मान देता है उससे भाग, जिसका मान पूछता है उससे हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। 12.5% का लाभ कब होगा, जब वस्तु को बेचा जाएगा 112.5% में। तो 112.5% का मान कितना है, 81 सॉरी यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 12.5% लाभ पर इतना में बेचा गया है, यानी इसका मान है 85.50, यानी कि 85.5 का मान दिया है। और पूछा है किसका मान, पूछा है कि अगर इतना में बेचे तो हम यह निकाल लेते हैं कि यह कितने % का मान है, 81 रुपये 70 पैसे। पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता इसलिए छोड़ दिए। यह कितने % का मान है तो इससे गुना कर दिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यह कितना % का मान है यह दिया है, इसके बारे में पूछा है कि यह कितने % का मान है। क्योंकि बोला है कि जब हम 12.5% लाभ पर 12.5% लाभ पर इतना में बेचा गया, तो अगर इस कीमत में बेचेंगे तो लाभ होगा कि हानि होगा। तो हमें यह पता करना है कि यह कितने % का मान है। यह अगर 110% का मान निकला, इसका मतलब 10% का लाभ हो जाएगा। 115% का मान निकला यानी कि 15% का लाभ हो जाएगा। 90% का मान निकला यानी 10% की हानि हो जाएगी। तो जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे, आसानी से अपना आंसर निकाल लेंगे। पॉइंट यहाँ भी 1 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट तो हटा ही दीजिए आप। 5 से काटिएगा कितना हो जाएगा, 5 से तो 17 पंचे 85, 5 एकम 5, 5 से काटिएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, पंचे 25, 225 हो गया। 9 से काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 19 नमा 171। 9 से काटेंगे 9 दूना 18, 9 पंचे 45 हो गया। 19 से काटेंगे 19 चौके 76, पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे 76 के बाद 19 दिया 57, 4.3। 25 गुने 4.3 कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 दिया 75, यानी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 25 दिया 75, 5 हासिल 7, 25 चौके 100 और 7 107, 1 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव, यानी इतने % का मान है 107.5% का। यह कितने % का मान है, 107.5% का। इसका मतलब होगा क्या, 7.5% का लाभ। यह 100 से कितना ज़्यादा है, 7.5 ज़्यादा है, यानी इसमें बेचेंगे तो 7.5% का लाभ हो जाएगा। आगे चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, कितने समय बाद ए को बंद किया जाना चाहिए कि टंकी 16 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, देखिएगा बोला है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 18 और 24 घंटे। देखिए ए भर सकता है 18 घंटे में और बी भर सकता है कितने घंटे में, बी भर सकता है इसको 24 घंटे में। हम लोग क्या करते हैं, इसका फटाफट से एलसीएम ले लेते हैं। इससे क्या निकल जाता है, टंकी का क्षमता 18 24 का एलसीएम 72, 72 बटा 18 1 घंटा में 4 लीटर, 72 बटा 24 1 घंटा में यह 3 लीटर भरेगा। ठीक है, अब बोला है दोनों को एक साथ खोला जाए, कितना समय बाद ए को बंद किया जाए कि टंकी 16 घंटे में भर जाए। कितना समय बाद ए को बंद किया जाए कि टंकी 16 घंटे में, यानी बी को बंद नहीं किया है तो बी पूरा 16 घंटा चला होगा। तो 16 घंटा में बी कितना भर देगा, 16 3 48, तो 72 में से 48 घटा लीजिए, बचा कितना 24, यानी अब सिर्फ 24 लीटर भरना है। ए को बंद किया गया होगा उतने ही समय के बाद जितने समय में 24 लीटर भर जाएगा। तो 24 लीटर भरने में कितना समय, 1 घंटे में 4 लीटर, तो 24 में 24 बट्टा 4 यानी कि 6 घंटा। तो 6 घंटा बाद जो है ए को बंद किया गया होगा। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का यही 6 घंटा हो जाएगा। बी को बंद नहीं किया गया है यानी बी पूरा का पूरा 16 घंटा चला होगा। तो 16 घंटे में बी कितना भर लेगा, 48, तो 72 लीटर टंकी का क्षमता था, 48 भर गया, बचा 24। ए को कितना समय बाद बंद किया गया होगा, ए यही 24 लीटर भरा होगा, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अमल के निवेश का बाजार मूल्य क्रमिक रूप से 2021 में 5%, 22 में 6%, 23 में 10% बढ़ा है। प्रारंभिक मूल्य 5,50,000, तो 23 के अंत में इसका मूल्य क्या होगा। देखिए 5% बढ़ा है यानी 105 बट्टा 100, 6% बढ़ा है यानी 106 बट्टा 100, और 10% बढ़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 110 बट्टा 100 यानी कि 11 बट्टा 10, यानी हमारा आंसर वो होगा जो 11 से कटने वाला होगा।
तो 11 से कटने वाला ऑप्शन खोजिए कौन है इसमें। देखिए यहाँ पे 6 5 11, 11 6 17, यहाँ देखिए 7 3 10 5 15, यह हमारा आंसर नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अल्टरनेट नंबर को आपस में जोड़ते हैं और उसका अंतर निकालते हैं। यहाँ देख लीजिए क्या है, यहाँ पे है आपका 6 5 11 प्लस 0 11 हो जाएगा, 7 8 15, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 5 11, 11 प्लस 0 11, 7 9 16, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। 6 3 9, 9 6 15, और इधर 7 3 10, 10 5 15, 15 माइनस 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर कौन होगा, जो 11 से कटने वाला होगा। फिर से समझिए इस बात को, बोला है प्रारंभिक मूल्य 5,50,000, अगर बेसिक से इसको सोल्व करें तो प्रारंभिक मूल्य क्या है, 5,50,000 है। ठीक है, यही है ना, 5 55, हाँ ठीक है, 4 जीरो है ना। अब बोला है कि 21 में 5% बढ़ा, तो 5% बढ़ने का मतलब 105% हो जाएगा। 105 यानी कि 21 हो जाएगा कितना से, 20 से। 105 यानी कि 105/100 होगा ना, तो यह तो कटेगा ना 5 से, यह 21 या 20, तो सीधे 21 लिखे। फिर अगला साल जो है यह 6% बढ़ेगा, तो 6/100, 6 से काटेंगे तो क्या 106% हो जाएगा ना, तो 106/100 2 से कटेगा, तो हो जाएगा आपका 53 बट्टा कितना, 53/50। और फिर तीसरा साल जो है 10% बढ़ता है, तो कितना हो जाएगा, 11/10। इसको सोल्व करके अपना आंसर आप निकाल सकते हैं, वैल्यू आपका वही आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो कैंसिल, 5 गुना 2 10, 1 जीरो और कैंसिल। अब बाकी इसका जो मल्टीपल होगा वही आपका आंसर होगा, गुना करने का जरूरत नहीं है। हमारा आंसर वह होगा जो 11 से कटने वाला होगा, 21 यानी कि 3 से कटने वाला होगा, 5 से कटने वाला होगा, है ना। इससे हम लोग चुन लेंगे। यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया है पार्टनरशिप से। राजीव और सचिन क्रमशः 160 और 1690 निवेश करता है। तो अगर समय न दे तो जिस रूप में यह निवेश करेगा, जो इसके पूंजी का निवेश का अनुपात होगा वही इसके लाभ का। तो राजीव कितना निवेश किया, 160, ठीक है, और सचिन कितना, 1690। यह हो गया इसके निवेश का अनुपात। यह राजीव का और यह किसका है, यह सचिन का। तो जो इसके निवेश का अनुपात होगा ना, वही इसके प्रॉफिट का ही भी अनुपात होगा। काटिए 0 से 0, यही क्या होगा, यही इसके प्रॉफिट का यानी कि लाभ का भी अनुपात होगा। अगर समय क्वेश्चन में नहीं दिया है तो जो इसके पूंजी का अनुपात होगा वही इसके लाभ का अनुपात होगा, जो लाभ का अनुपात होगा वही पूंजी का अनुपात होगा। लेकिन समय दे रखा होगा तो पूंजी गुने समय लाभ निकालेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा 720, 720 हिस्सा किसका है, राजीव का। यहां से बताइए राजीव का हिस्सा कितना, 16। पूछा क्या है हमसे, पूछा है उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ, दोनों का लाभ कितना हो जाएगा, 16 और 169, 169 से 175 10, 185 का मान हमसे पूछा है। कुल लाभ यानी दोनों को जोड़ लीजिए ना, सोल्व करिए, आंसर आपका यहां से आ जाएगा। जो भी आंसर होगा, है ना, अगर हम 16 से इसको काटेंगे तो 16 चौके 64 और 8 बचेगा ना, 16 पंचे 80, यानी आंसर का इकाई अंक 5 होगा। 5 इकाई अंक वाला हमारे पास कितना ऑप्शन है, यह तो नहीं है, यह तो नहीं है, यह दोनों, और 45 है यानी कि 9 से कटना चाहिए, तो कटेगा का 8 3 11, 2 13 5 18, यह आपका 9 से कट जाएगा, यह कटेगा 8 3 11 और 5 16, यह आपका 9 से नहीं कटेगा। 45 गुना इतना करेंगे तो 45 क्या है, 9 का मल्टीपल है, 9 के पहाड़े में आता है। तो जो नंबर 9 के पहाड़े में आता है उसमें किसी नंबर से गुना करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 9 से कटने वाला ही होगा। तो आंसर विकल्प कौन हो जाएगा आपका, ए। अगला, अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में 15,700 निवेश किया। देखिए दोनों का यह कुल निवेश है, ठीक है। आगे बोला है वर्ष के अंत में 6,000 के कुल लाभ में से अमित का हिस्सा 2100। दो व्यक्ति है, अमित और दीक्षा। अमित और कौन है, दीक्षा। आप बताइए कि लाभ क्या दिया है, बोला है कुल लाभ में अमित का हिस्सा 2100, अमित का हिस्सा कितना, 2100, कुल लाभ 6,000, तो 6,000 में से 2100 घटाइए, बचेगा कितना, 3900। भाई 6,000 में से 2100 इसका लाभ हुआ, यानी कि शेष लाभ किसका होगा, दीक्षा का। यह इसका क्या हो गया, यह इसके लाभ का अनुपात हो गया, दिया है ना कि 6,000 के कुल लाभ में अमित का हिस्सा इतना, यानी शेष दीक्षा का हिस्सा। जो इसके लाभ का हिस्सा, जो इसके लाभ का अनुपात होगा वही इसके इन्वेस्टमेंट का भी अनुपात होगा, वही इसके निवेश का भी अनुपात होगा। कब, जब समय क्वेश्चन में ना दे। तो जो पूंजी का अनुपात वही लाभ का अनुपात, जो लाभ का अनुपात वही पूंजी का अनुपात। 00 से 00 कैंसिल, 3 से कटेगा दोनों, 3 7 21, 3 से काटेंगे तो 13 3 39, यानी यही इसके पूंजी का भी अनुपात, इसके लाभ का भी अनुपात। सवाल में बोला है
कि 15,700 जो है निवेश किया है, यानी कुल पूंजी इन दोनों का कितना है 15,700, कुल निवेश 15,700 है। हम लोगों से क्या पूछा है कि अमित का निवेश, तो हम देखेंगे कुल निवेश कितना 15,700, जबकि यहाँ से कुल निवेश निकालिए 13 और 7 क्या हो जाएगा 20, कुल निवेश 20 हो गया। हमें क्या बताना है अमित का निवेश, अमित का निवेश कितना हो जाएगा 7 का मान चाहिए, तो 7 से गुना, जिसका मान दिया उससे भाग, जिसका मान पूछा उससे गुना। हमारा आंसर वो होगा जिसके लास्ट में 0 होगा ना। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, 1 2 अठे 16 और 2 पंचे 10, ये होगा क्या, यानी कि लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 785, 785 गुने 7, 5 सते 35 हो जाएगा, 5 हासिल 3, 8 सते 56, 3 59, 9 हासिल 5 49 और 5 कितना हो जाएगा 54, 5495, विकल्प ए आंसर, विकल्प ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो ट्रेन 100 और 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। पीछे से आ रही ट्रेन दूसरे ट्रेन को पूर्ण रूप से कितने समय में पार कर लेगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम रहने के केस में क्या करते हैं हम चाल को घटाते हैं। और जब भी आपसे यह पूछा जाए कि कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी, यानी आपसे पूछ रहा है क्रॉसिंग टाइम, सीटी क्या पूछ रहा है क्रॉसिंग टाइम। और क्रॉसिंग टाइम कैसे निकालते हैं, क्या होता है रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी, इसको बोलते हैं हिंदी में सापेक्ष दूरी सापेक्ष चाल। सापेक्ष दूरी का मतलब होता है दोनों दूरी के बदले एक दूरी, तो जो दोनों ट्रेन का लंबाई होगा वही इसका दूरी होगा। तो दोनों ट्रेन का लंबाई बताइए कितना, एक का 160 है दूसरा का 140 है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 300 मीटर। हमेशा आपको इसको जोड़ लेना है, रिलेटिव डिस्टेंस आपका 300 मीटर हो गया। जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करती है उसके लंबाई का योग कहलाता है रिलेटिव डिस्टेंस, यानी कि सापेक्ष दूरी। पार करने के लिए इतना दूरी तय करना पड़ेगा, मीटर में है तो मीटर लिख दिए। अब सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो या तो दोनों के चाल को आप जोड़िए या घटाइए। जोड़ेंगे कब, जब दोनों विपरीत दिशा में रहता है, और घटाते हैं तब जब सेम डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में है ना, तो चाल घटाइए, 100 में से 130 घटाइए कितना हो जाएगा 30। लेकिन यह जो 30 है ना या किलोमीटर पर आवर में है, तो इसमें आप 5/18 से गुना कर लीजिएगा ना, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, यानी सेकेंड को हम ऊपर लिख देते हैं। मीटर नीचे में सेकेंड आएगा तो सेकेंड तो ऊपर ही जाना है, ऊपर लिख दिए। 12 इसको कर लीजिए, देखिए क्या होगा। यह आपका 30 से काटिएगा, 30 पंचे 150, 2 बार में कट जाएगा, मीटर से मीटर कट गया, 18 गुना 2 कितना हो जाएगा 36। कुछ गलत तो नहीं कर दिए, हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा 36 सेकेंड। तो 36 सेकेंड आंसर हमें किस रूप में बताना है, मिनट के रूप में। देख लीजिए क्वेश्चन में आंसर बोला मिनट के रूप में, तो 36 बट्टा क्या कर लेंगे हम 60, तो 36 में 60 से भाग करिएगा तो जो मान आएगा वो 1 से कम ही आएगा ना, भाग करने का जरूरत नहीं है, 0.6। भाई 36/60 है, छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू से भाग कर रहे हैं, तो जब छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू से भाग करिएगा तो मान हमेशा क्या होगा 1 से आपका कम ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सेट को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। एग्जाम तक ये आपका सेट प्रैक्टिस आपका चलता रहेगा, और साथ ही साथ जो आपका सिलेबस चल रहा है यानी टाइम एंड वर्क जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो मतलब हम लोग जो है पीछे